हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका नीट का 2024 का पेपर काफी अच्छा गया हो। तो हम यहाँ पे आज पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे भाई, जो नीट 2024 के बच्चे पेपर दे के आए हैं, जिन जिन ने हमारे बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड थे, तो उनके लिए हम एनालिसिस करके लेके आए हैं कि भाई किस तरह का आपका पेपर आया था, किस तरह से 11th के पेपर आया था, किस तरह के 12th के पेपर आया था आपके। जो भी बच्चा 11th या है, 12th में है या फिर 13th में है, जो रिपीट करना चाहता है, उन बच्चों के लिए हम एनालिसिस करके लेके आए कि किस तरह से आपका नीट 2024 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमें 2025 के अंदर उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें, जो भाई जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे पेपर दे दिया है, पहली बात तो कि ज़्यादा, अब जो पेपर था आपने पूरे साल, 2 साल या फिर 1 साल जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे थे, अगर पेपर हो चुका है, काफ़ी अच्छा गया है, तो वेल एंड गुड। आपका सिलेक्शन बस कुछ ही दिनों में और आपका कॉलेज चालू हो जाएगा इसी सेशन के अंदर, एंड में। ठीक है ना, इस साल के अंदर आपका 3-4 महीने के अंदर आपका कॉलेज चालू हो जाए, कॉलेज लाइफ चालू हो जाएगी। तो उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर कॉलेज लाइफ। एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है ना, जिन गुड मार्क्स नहीं आए हैं इसके अंदर, ठीक है, जो स्कोर नहीं कर रहे हैं क्लियर अच्छा सा अपना, और कोई जीएमसी नहीं मिल पा रहा है आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। लाइफ में जिस चीज को जो मिल चुका है, जो इंसान को जो मिल चुका है, वो उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। और उस चीज को लेके अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ मार्क्स, करूंगा प्रिपरेशन तो कुछ मार्क्स मेरे बढ़ जाएंगे और इस वजह से मैं आगे वापस से रिपीट कर सकता हूँ, तो ही करना बेटा। अगर रिपीट करने की क्षमता नहीं है, पूरी वापस से जो चीजें आपने 11th और 12th पूरा पढ़ा हुआ है, वापस से उस चीज को वापस पढ़ोगे, तो वापस से मन नहीं लगता बच्चे का अच्छे से। ठीक है ना, अगर लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा मन लगता रहता है, और अगर टाइम पास करने वाले बच्चे हैं आपके, बस हाँ बस दिखावे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा नीट 2024 या 2025 या नीट 2026 आपके लिए नहीं बना है, मतलब आपके लिए नीट एग्जाम नहीं बना। ठीक है, आपको किसी और चीज के अंदर अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उस चीज के लिए आगे आपको बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट आपका डॉक्टर बने। ठीक है, कुछ ना कुछ और भी उसके लिए लिखा हो, मे भी कुछ बहुत अच्छा लिखा हो, क्योंकि जीएमसी कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट नौकरी आपको लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। तो आप, मेरी खुद की एक कजन दीदी है, तो उनके यहाँ स्टिल वो 5-10 साल हो गए उनको, इसके अंदर अभी भी 1-1.5 लाख रुपए ही उनकी सैलरी है। और डॉक्टर होने के बावजूद भी 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो फिर मतलब की बात नहीं है। आप चाहे तो बड़े होकर अपने पापा का बिजनेस या फिर कोई जॉब ऐसी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का कोर्स सीख सकते हैं। बहुत मल्टीपल कोर्सेज हैं, या फिर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप देखिए आजकल ब्लॉगिंग वगैरह जो है, वीडियोस वगैरह बनाना, ठीक है, ये अगर आप कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, तो उसको काम को करिए अच्छे से और अपने आप को आगे बढ़िए। ठीक है ना, चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिफिकल्टी लेवल हम बात कर रहे हैं, तो हल्का सा मॉडरेट से टफ की तरफ था हमारा पेपर। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आए थे, वो 7 से 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। 7 से 10 मतलब क्या हो गया बेटा, कि 7 से 10 मतलब हर बार जो 2023 या 2022 के अंदर बात करें, तो 7 से 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं। क्वेश्चन किसके बेस पे बेटा, एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से देखने को मिल रहे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से मिले हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का ही बोला गया है एनटीए द्वारा, एनसीईआरटी के अंदर जो भी है। तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है, 2025 में देने वाले एग्जाम, तो अच्छे से आप उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम देते हैं, तो बेटा आपके अंदर जो भी आपका पेपर है वो 140, 150, 160 आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड लेंथी कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स वाले भी काफी क्वेश्चन आए थे, तो लेंथी हो गए थे कुछ। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन लेंथी थे। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन के अंदर थोड़े से लेंथी आ गए थे। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक में 17 क्वेश्चन देखने को मिले, इनऑर्गेनिक में 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें यहाँ पर 19 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे कि नीट 2024 के अंदर प्रिपरेशन के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आए हमारे पास, 45 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। एमसीक्यू आए थे हमारे पास, टोटल 180 मार्क्स है हमारे पास। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री थी उसके अंदर। मिक्स और डायरेक्ट, वो कुछ मिक्स ही क्वेश्चन थे, कुछ डबल चैप्टर से मिक्स करके बनाए गए थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड थे, डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन याद है तो आप डायरेक्ट पुट करिए उसको, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे इसके अंदर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे बात करें तो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे बेटा, 16 क्वेश्चन थे हमारे इजी, मीडियम कितने थे 24 और डिफिकल्ट कितने थे 10 थे। तो हम बात करें यहाँ से, हमारे पास इजी वाले सबसे आसानी से बन जाते हैं, सबसे आप ये बना रहे हैं जो बच्चा अच्छे से स्कोर करना चाह रहा है, इजी क्वेश्चन तो आसानी से आप सारे कर लेंगे, मीडियम वाले भी कर लेंगे। जो आपकी सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो होती है हमारे किसमें, डिफिकल्ट वालों में, ठीक है ना। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में हमारे कुछ परेशानी होती है, और डिफिकल्ट भी इस तरह के डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर उसके अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, यहाँ पर जिसने भी हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, यहाँ ऐसी चीज होगी जिसको हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, तो वो यहाँ पे हम डिफिकल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लेंथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि इस बार देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो लेंथी आ रहे थे, और एग्जैक्ट सेम आंसर भी नहीं आ रहा था उसके अंदर, ठीक है ना, लमसम आंसर लेकर लेना पड़ रहा था तब जाके हमारा आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे हमें इस पेपर को यही एनालिसिस करना है कि भाई हमारे पास इजी और मीडियम तो आसानी से बन जाएंगे, बच्चा वो कर लेता है आसानी से, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है, क्योंकि आज देख रहे हैं आप कि 720 में 720 बच्चे के आसानी से आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 720 से 720 तो काफी सारे 40 से 50 बच्चे ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ एक्स कोचिंग है, कोई वाई कोचिंग है, कोई जेड कोचिंग है, कोई साउथ से बता रहा है, कोई नॉर्थ से बता रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से बता रहा है, ठीक है ना, ईस्ट से बता रहा है, वेस्ट से बता रहा है, हर जगह से आपके पास दो, कोई 4 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। तो 20 30 40 कुछ भी हो सकता है, इसका डाटा हो सकता है, अगर सही हुआ तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे बच्चे 720 आफ्टर 720 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि 650 तो आप लेके ही आना पड़ेगा, मतलब डिफिकल्ट वाले पार्ट में आपको काम करना है, ये तो आप क्लास के अंदर ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, इजी मीडियम के क्वेश्चन इतनी बार पेपर हो जाती है आपके, ठीक है ना। फिर कुछ मीडियम क्वेश्चन जो हो गए और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हो गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जी मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के अच्छे से। इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहते जितने जेई मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पर थोड़े हार्डनेस आती है, पर जेई मेंस की भी आप शीट लगा के रहे हैं बेसिक वाली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो क्लियरिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, तो वो चीजें वहां से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेके हम तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लास 11 से हमारे पास 23 क्वेश्चन आए थे, क्लास 12 से हमारे पास 27 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा हमेशा फिक्स नहीं रहेगा कि भाई क्लास 11 से 23 आ रहे हैं, क्लास 12 से 27 आ रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज वाइज नहीं दे सकते, पर परसेंटेज भी लिख दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इतना ही आएगा। हमेशा जो होता है क्लास 11 तो क्लास 12 दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने, ठीक है ना। कभी 25 25 बराबर भी आ सकते हैं, कभी 24 26 आ सकते हैं, कभी 23 27 आ गए, इस बार 22 28 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लमसम क्या होता है, पर भी 22 23 24 के आसपास आपके 11 क्वेश्चन होते हैं 11 क्लास में, और 12 से हमारे पर ना 26 27 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक इस बार जो पूछे गए वो 12 क्लास से पूछेंगे, 11 क्लास से 23 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो पेपर का एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप्स, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 36 क्वेश्चन हमारे पास सिंगल चॉइस है, ठीक है। 36 से आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो करने थे, और 5 क्वेश्चन इस बार जो हमारे देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज है। तो आप जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट वाइज वाले, और यहाँ पे एक चीज बोलते हैं एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। भले ही हमारे पास इस बार केमिस्ट्री के अंदर एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं, पर एक ना एक क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन का आ जाता है, तो इस बार उन्होंने स्टेटमेंट वाइज डाल दिए, ठीक है ना। जैसे अपन पूरी पेपर के अंदर बात करें नीट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन तो आए थे हमारे बायो के अंदर एसोसिएशन रीजन के, और एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स के अंदर एसोसिएशन रीजन का, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आते हैं, पर इस बार जो हम देख पा रहे हैं कि एआर जो है हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट के लिए बोला गया था, लास्ट ईयर भी जो था मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, इस बार भी मल्टी स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो इस तरह से क्या होता है, पेपर जो था होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट को कुछ चेक करना होता है, ठीक है, सेटिस्फाई कराना होता है, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट में हमें मल्टीपल ऑप्शन चेक करने होते हैं कि भाई कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही नहीं हो सकता, ठीक है। असिस्टेंट रीजन में ही हम यहाँ पर स्टेटमेंट को चेक करना होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चन डाले गए हैं, तो मैच द कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर आपको 2 या 3, आपको 1 या 2 ऑप्शन पकड़ाई में आ रहे हैं तो आप उससे फटाफट से आपका मैच द कॉलम को सॉल्व कर सकते हो। इस बार देखिए 7 क्वेश्चन मैच द कॉलम गए थे, तो ये इसलिए किया गया है कि भाई मैच द कॉलम इसलिए बढ़ाया गया है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ले बच्चा, और 720 में 720 के ज्यादा बच्चों के नहीं है। अगर ज्यादा ही बच्चों के 720 में 720 आने लगे
तो भाई जो बच्चे नीचे वर्ग के इनके मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है ना, क्यों वो नंबर क्यों नहीं लेके आ रहा है। पर क्या करें, यहाँ पे एनटीए ने नीट का पेपर बोला है कि नीट जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के बेस पे से पेपर बनने के बावजूद भी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं नीट के अंदर, ठीक है, तो वो इस वजह से आसानी से 720 में 720 लेके आए। ठीक है, तो मतलब उन बच्चों में क्या खासियत होती है, उस बच्चों में ये खासियत होती है कि भाई वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करेंगे, भैया ये ब्लू वाला पार्ट है जो सिंगल चॉइस को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लगा है स्टेटमेंट को बता रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, हल्का सा जो है पर्पल है इसका अंदर मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो गया वो, तो अस्टेशन रीजन को बता रहा है, जीरो हो गया। ठीक है ना, एमसीक्यू हो गया हमारे पास, येलो वाले पार्ट हो गए। ठीक है, मैच द कॉलम वाले आ गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे इस ग्राफ को हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से जो आपके 720 में 720 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, हर चीज को अच्छे से प्रॉपरली समझते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को कि कहाँ से क्या चीज को पूछा जा रहा है, किस चीज के लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बस पढ़े जा रहे हैं, एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, मटेरियल जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्लास के अंदर जो चीटें दी जा रही है उसको आप बेधुनक करे जा रहे हैं। ठीक है ना, नोट्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज को एनालाइज करना होता है कि भाई कहाँ से हम क्या चीज को पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम आसानी से नंबर गेन कर पा रहे हैं, किस पार्ट में। वो तो इजी पार्ट हो गया, मीडियम भी हम अच्छे से कर पा जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो मीडियम वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है। तो जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है, उस डिफिकल्ट वाले पार्ट के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, हमारे मार्क्स जब भी हम पेपर दे रहे हैं 720 में से हमारे वहाँ 650 आ रहे हैं, तो बाकी जो मार्क्स हैं हमारे वो कहाँ कट जा रहे हैं। ठीक है ना, वो 70 मार्क्स के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा। वो बच्चे जो एनालाइज कर लेता है उन 70 मार्क्स को, तो वो बच्चे 720 भी लेके आ सकते हैं, वो 700 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ जिसके बाद बच्चे के 700 भी आ रहे हैं या फिर 720 भी आ रहे हैं, वो बच्चा सेम है। वो दिन की बात है, किसका दिन बन गया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से बैठ गए उसके, तो वो क्या हो जाएगा, उसका दिन हो जाएगा और वो फर्स्ट रैंक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो दिन दिन की बात है, 700 वाला भी और 720 वाला सेम टाइप का बच्चा होता है यहाँ पे। ठीक है, आइए हम तो आगे चलते हैं। यहाँ पे तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 11 के अंदर मोर कॉन्सेप्ट से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, रेडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, केमिकल इक्विलिब्रियम से हमारे को 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो हम बात करें कि मूल कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चन थे बेटा, मूल कॉन्सेप्ट से बच्चा, हम बात करें कि यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी से बच्चा यहाँ पे मेहनत नहीं करता। ठीक है ना, अगर वो मूल कॉन्सेप्ट एटॉमिक, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, है ना, अगर इनको सही से पढ़ता है। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी तो स्टार्टिंग में आता है। अब ठीक है ना, पहला मंथ होता है, आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, 11th क्लास के बच्चे, पहले ही अंदर बच्चे का ढेर हो जाता है। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर्मूला होते हैं, तो बच्चे ने जो 11th क्लास 10th क्लास के अंदर पढ़ा होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। और यहाँ आते से जैसे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बढ़ते से लेवल, पहले चैप्टर में तो बच्चा खूब मेहनत करता है, शीट लगाता है, डीपीपी लगाता है, नोट्स बनाता है, नोट्स को याद करता है। तो जैसे जैसे बर्डन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, इन चीज़ों को एनालाइज करना छोड़ जाता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, इस वजह से पेपर का थोड़े थोड़े जैसे जैसे होता है समय, तो पेपर के अंदर आप गंदे गंदे मार्क्स होने लग जाते हैं। गंदे मार्क्स होने की वजह से बच्चा क्या होता है, डिसअपॉइंट हो जाता है अपने आप से, और वो कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, कपल्स वाले उस चीज़ में चला जाएगा, या फिर कहीं ऐसे बैड फ्रेंड्स बन गए जो आपके हानिकारक चीज़ें लेते हैं उनकी तरफ चला जाएगा, या फिर एंजॉय करेगा। ठीक है ना, गेम खेल रहा है या फिर क्रिकेट खेलने चला जाएगा, जो भी आपका रुचि जिसमें आपके अंदर हो जाती है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, तो नेगेटिव चीज की तरफ आसान से इंटरेक्ट हो जाता है। अच्छा, पॉजिटिव चीज जो आपको जिस तरह आपके 2 साल मेहनत करके आपको लेके जाएगी आगे की तरफ, उसकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होता, उसको एनालाइज नहीं करता है। तो यहीं पे हम आपको वही चीज को एनालाइज करा रहे हैं कि भाई आप मोर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपके जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज अपन चालू करें पाठशाला के अंदर भी, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन लगाए। ठीक है ना, क्लासेस चालू करें यहाँ पर भी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके अंदर मैसेज के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई सर आप यहाँ पर भी आप एक बैच चालू करें 11th का और 12th का। इसके अंदर मैं 11th के और 12th के चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। ठीक है ना, उसके अंदर अपन डीपीवी भी देंगे, उसके अंदर अपन शीट भी सॉल्व करेंगे, आपको शीट भी देंगे, क्वेश्चन देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर अपन बैच चालू कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, आपको रोज एक ना एक लेक्चर मिलेगा, 11th का भी एक लेक्चर मिल जाएगा, 12th का लेक्चर मिल जाएगा, 30 से 45 मिनट का लेक्चर रखेंगे। और आसानी से आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मई के अंदर, तो आपका
अगले साल 25 में जून में होने वाला पेपर, तो यहाँ पे आपका आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट का आप पेपर देते हैं अभी क्लास के अंदर भी, कोचिंग के अंदर भी, जहाँ भी देते हैं, तो आपके पास 10th क्लास 11th क्लास के अंदर भी इसका तीन चार बार पेपर हो जाता है। 12th क्लास के अंदर भी जब रिवीजन करवाते हैं तो वहाँ पर भी इसका पेपर हो जाता है। तो एक बार अपन हो जाता है, चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें एनालाइज होने लगती है, बार बार रिवाइज करते हैं चैप्टर को, तो वहाँ से हम मूल कॉन्सेप्ट के भी 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ऐसे एटॉमिक का क्वेश्चन था, जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था, उससे बेसिक क्वेश्चन आया। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन और होगा आपको जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। रेडॉक्स का भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक हार्ड क्वेश्चन में देखने को मिला था जो काफी टफ था, यहीं से हमारा टफ क्वेश्चन निकल गया था, डिफिकल्ट भी नहीं था, उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा था। थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट जो था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फॉर्मूला बेस्ड, और जिस बच्चे को फॉर्मूला याद थे उसके अंदर यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना लिया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। पीरियड टेबल के अंदर भी हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपका आ गया है हाइड्रोकार्बन आ गया है, यहाँ पे 2 मिल गया है। ठीक है, सब बेसिक प्रिंसिपल मतलब यहाँ के आईपीसी नेम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला, जीरो से भी क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पे आपको। ठीक है, और आइसोमेरिज्म जो है इसके अंदर आ गया आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, एक ना एक दो ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पास लास्ट 5 ईयर्स से पूछे जा रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, इस साल क्या पूछा गया उसी टाइप में आप चीजों को प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी जो काम का नहीं है उसके ऊपर मेहनत करे जा रहे हैं बेमतलब, जरूरत नहीं है उस चीज को हम यहाँ पर ना पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे हम 12th क्लास के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। केमिकल काइनेटिक्स से इस बार देख सकते हैं आप 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो जिस बच्चे को भी केमिकल काइनेटिक्स ढंग से पढ़ रखा हो वो चारों होगा उसने आसानी से बना लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, आरएनएस इक्वेशन को लेकर क्वेश्चन आए थे। तो इस बच्चे ने यहाँ पे इन चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा होगा तो यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन का चारों सॉल्व कर लिए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपकी 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें से 4 2 8, ठीक है ना, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिले फिजिकल केमिस्ट्री से। तो ये जिस बच्चे ने पढ़ रखे हुए 3 चैप्टर अच्छे से, तो 8 हो गए क्वेश्चन आपके, यानी कि आपके यहाँ पे 8 × 4 करेंगे तो 32 नंबर आपके आसानी से यहाँ पे बन रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पी ब्लॉक से मिले और डी एंड एफ ब्लॉक से 4 क्वेश्चन मिले। यहाँ पे भी देख सकते हो 4 3 कितना हो गया यहाँ पे 7 8 9, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिले 12th क्लास की। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल फिजिकल करे जा रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करे जा रहे हैं, सभी हमें को बराबर ही इक्वलेंस देनी है। आप देखें हर चैप्टर के अंदर 1 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे हैं। हमारा हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स था, उधर रेडॉक्स था, इसके अंदर एक क्वेश्चन था। यही तो हर ही चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जा रहे हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें। ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उस चीज़ को पढ़ें, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें, कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ को हम क्वेश्चन को एनालाइज करें और क्वेश्चन को बनाएं। एल्कोफिनॉल से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल से एसिड से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले, अमाइन से 2, बायोमोलिक्यूल से 1, और प्रिंसिपल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन इस बार आए हैं आपको। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमने बताया यहाँ पे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रखे थे। तो आपको भी इस तरह से एनालाइज करना चाहिए वो कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नोट्स के अंदर आपको लिखाई जाती है सब चीजें। ठीक है, क्लास नोट्स जो होते हैं आपके, डीपीपी होती है, शीट होती है, उसको ढंग से सॉल्व करें। अगर वहां पे आप उसको सही से सॉल्व कर रहे हैं और पेपर आसान से अच्छे से दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का होना आसान है। ठीक है ना, आज के युग में इन पेपर्स को सॉल्व करना मतलब, आज हम खुद जब देखते हैं इन पेपर्स को, देखते हैं पेपर्स बनाते हैं बच्चों को, जब पेपर आता है जिस दिन, जैसे 5 मई को था, उस दिन हम पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो 6 बजे हम उसको सॉल्व करके बैठ भी जाते हैं, आधे घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको लगता है वो टीचर है तो भाई टीचर आसानी से उसको सॉल्व कर लेता है, वो टीचर वाली बात नहीं है बेटा। अगर आप चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपको ध्यान रहने लग जाएगी, ध्यान रहने लग जाएगी तो आप कर लेंगे, उन चीज़ों को ग्रैप करेंगे, अपने माइंड के अंदर बैठा के रखेंगे और वो चीज़ें आसानी से आपके साथ चली जाएगी। ठीक है, तो यहीं से हम इस चीज़ को पूर्ण विराम देते हैं। आपको मिलते हैं अब हम
नेक्स्ट सेशन में अगर आपको बैच बोलना है कि आपको क्लासेस स्टार्ट करवानी है, यूट्यूब पे आपके लिए पढ़ाऊँ मैं यहाँ पे, तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि भाई हाँ यस सर, हमें यहाँ पे आपसे पढ़ना है, और वहाँ पे आप बैच चालू कर सकते हैं। तो एक लेक्चर हम 11th का डालेंगे, एक लेक्चर हम 12th का डालेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं होगा, 30 से 45 मिनट के अंदर उस चैप्टर लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। और मैक्स टू मैक्स हम याद करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दिवाली या दिवाली के दिसंबर से पहले, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।